Hello everyone, welcome to EduChats. So we are meeting after a short break. So today we'll discuss about theories and measurement of intelligence. So जो कि हम क्लास कंटिन्यू कर रहे थे साइकोलॉजी के, और इसी को कंटिन्यू करते आज हम देखेंगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस एज वेल एज मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 20 है और जो प्रिपरेशन चल रहा है वो है एसएसबी लेक्चरर का और उसके साथ ही साथ यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का। सो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब ये पिक्चर देखिए एक बार ज़रूर। ठीक है, ये इंटेलिजेंस के साथ इनका क्या रिलेशन है इसके बारे में आगे जानेंगे हम लोग। देखिए, इंटेलिजेंस एक जो शब्द है वो लैटिन शब्द इंटेलिजियर से आया है। ठीक है, इंटेलिजियर का मतलब क्या होता है? इंटेलिजियर का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, समझना होता है। ठीक है, समझना, किसी चीज़ को समझना। तो इंटेलिजेंस बहुत बारी हम ये कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, यानी कि उसके पास ज़्यादा मार्क है, उसने ज़्यादा मार्क सिक्योर किया है इसलिए वो इंटेलिजेंट है। ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंस का मतलब होता है टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में इन डिटेल। सिर्फ याद रखिए लैटिन वर्ड इंटेलिजियर से आया है जिसका मतलब टू अंडरस्टैंड होता है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस वॉज इनिशिएटेड बाय सर फ्रैंकिस गैल्टन। सर फ्रैंकिस गैल्टन कौन है? तो ये है सर फ्रैंकिस गैल्टन। ठीक है, फ्रैंकिस गैल्टन ने ही ये कॉन्सेप्ट जो है दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। क्लियर? ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इन्होंने दिया है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंटेलिजेंस क्या है? इट इज द एबिलिटी टू एडजस्ट हिज थिंकिंग टू न्यू रिक्वायरमेंट्स। यानी कि इन्होंने कहा इंटेलिजेंस एक प्रकार का आपका काबिलियत है कि आप अपने सोच को किस तरीके से आप एडजस्ट करते हो एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर द डिमांड, एज पर उनके मतलब जो चाहते हैं, सोसाइटी आपसे जो डिमांड करता है, या फिर आपके चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है, या फिर आपके चारों तरफ जो लोग हैं वो आपसे क्या उम्मीद रखते हैं, उस उम्मीद के अनुसार अपने आप को कैसे आप एडजस्ट करते हो, वही इंटेलिजेंस होता है। इसका मतलब ये हुआ सिंपली कि जरूरतों के हिसाब से अपने आप को वहां पे एडजस्ट करना इंटेलिजेंस होता है। इट इज द एबिलिटी टू अक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज। नॉलेज को कैसे अक्वायर किया जा सकता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है और इसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। ठीक है, इट इज ऑफ मेनी काइंड्स बट इंटेलिजेंस कैन नॉट बी जीरो इन एनी पर्सन। ये बहुत प्रकार का हो सकता है, इंटेलिजेंस बहुत प्रकार का हो सकता है। पहले इंटेलिजेंट का मतलब सिर्फ दिमागी सोचा जाता था कि मेंटल इंटेलिजेंस, जिसके पास ज्यादा मार्क है, जो अच्छा बात कर सकता है वो इंटेलिजेंट है। अब देखा जा रहा है इंटेलिजेंस बहुत सारे फील्ड में हो सकते हैं। सभी अपने अपने फील्ड में इंटेलिजेंट ही है। क्रिकेटर अपने फील्ड में इंटेलिजेंट है तो सिंगर अपने फील्ड में है। ठीक है, तो सभी का अपना अपना इंटेलिजेंस होता है, बट इंटेलिजेंस कैन नॉट बी जीरो। इंटेलिजेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है किसी भी पर्सन में। सर फ्रैंकिस गैल्टन जो इनके फादर है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है इंटेलिजेंस के, इन्होंने एक किताब लिखा था जो इसका नाम था हेरिडिटरी जीनियस, जिसका नाम था हेरिडिटरी जीनियस। ठीक है, इन्होंने ये किताब लिखा था। ये किताब भी पूछा जा सकता है हेरिडिटरी जीनियस किसने लिखा था? तो फ्रैंकिस गैल्टन ने लिखा था। क्लियर? अब देखेंगे थ्योरीज और अप्रोचेस। जो थ्योरी है वो अलग अलग सिचुएशन पर आधारित होता है और सभी का अलग अलग मानना होता है कि इंटेलिजेंस क्या होता है। ठीक है, सिंपली अगर बैकग्राउंड की बात करें तो सभी ने कहा जो इंटेलिजेंस है ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इंटेलिजेंस बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, फैक्टरल होता है, बहुत सारे कारण होते हैं इसके। ठीक है, किसी ने कहा एक प्रकार का फैक्टर होता है, किसी ने कहा दो प्रकार का होता है, किसी ने कहा बहुत प्रकार के होता है। तो पहले जो हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे क्रोनोलॉजी से यूनिटरी अप्रोच। यूनिटरी अप्रोच मतलब पहले वन फैक्टर इंटेलिजेंस कहा गया कि इंटेलिजेंस के पीछे एक ही कारण है, एक ही वजह है, एक ही फैक्टर है, जो कि क्या फैक्टर है? जी फैक्टर। इस फैक्टर को, जो वन फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने दिया। ठीक है, अल्फ्रेड बिने एक साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने ये फैक्टर इंटेलिजेंस या फिर वन फैक्टर इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। इट रिड्यूसेस ऑल एबिलिटीज टू अ सिंगल कैपेसिटी कॉल्ड जी फैक्टर और जनरल इंटेलिजेंस और कॉमन सेंस। ये कहते हैं कि जी फैक्टर यानी जनरल फैक्टर, जी स्टैंड्स फॉर जनरल फैक्टर। जनरल फैक्टर जो है ये सभी के अंदर होता है। इट इज अ कॉमन सेंस, इट इज कॉमन एबिलिटी जो कि सबके पास होता है। ठीक है, मतलब रास्ते पे हम किस साइड चलेंगे, ठीक है, दूसरों के साथ कैसे बात करेंगे, बड़ों के साथ कैसा, छोटे के साथ कैसा, ठीक है, क्रिटिकल सिचुएशन में एक दूसरे के साथ कैसे डील करना है, ये सब जो कॉमन सेंस होता है इसी को कॉमन फैक्टर या तो जनरल फैक्टर या तो जी फैक्टर कहा जाता है। ठीक है,
तो इसलिए यूनिफैक्टर या फिर वन फैक्टर में हम सभी कैपेसिटीज को, सभी इंटेलिजेंस को एक ही फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज जी फैक्टर। ठीक है, दिस वुड इंप्लाई दैट दे आर ऑल परफेक्टली कोरिलेटेड एंड वुड मेक नो अलाउंस फॉर द अनइवननेस ऑफ पीपल, दैट इज एबिलिटीज अलोंग डिफरेंट लाइंस। यानी कि यहां पे ये कहा जा रहा है कि सभी परफेक्टली कोरिलेटेड होंगे, सभी का एक दूसरे के साथ परफेक्ट रिलेशन रहेगा, क्योंकि सभी तो एक ही है, कॉमन सेंस है, जनरल इंटेलिजेंस है। ठीक है, और यहां पे कोई एबिलिटी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई चल नहीं पा रहा है, उसके लिम्स में कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए वो मतलब एक पैर उसका खराब है या फिर वो चल नहीं पा रहा है, विकलांग है या फिर डिफरेंटली एबल्ड है। ठीक है, और एक है जिसका पैर सही है। ठीक है, अब देखिए दोनों में डिफरेंस आपको ये फील हो रहा है कि यहां पे डिफरेंस है, लेकिन जी फैक्टर में कहा जा रहा है, जनरल फैक्टर में, कि सभी के पास कॉमन सेंस है। जैसे कि जिसके पास पैर नहीं भी है उसको पता है कि दूसरों के साथ कैसे बात करना है, और जिसके पास है वो भी बात कर सकता है। इसका मतलब है कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि कॉमन रहेंगे, कॉमन सेंस या फिर जनरल फैक्टर होता है। तो इंटेलिजेंस जनरल फैक्टर होता है, सभी के अंदर होता है, चाहे वो कैसा भी डिफरेंस हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे पुअर हो, चाहे रिच हो, ठीक है, लिटरेट हो, इलिटरेट हो, सभी के पास इंटेलिजेंस समान प्रकार से होता है, क्योंकि इट इज जनरली फाउंड इन कॉमन, तो सबके पास होता है। सिंस इट गोज अगेंस्ट द कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट एन इंडिविजुअल डज पोजेस डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज एंड डज नॉट शाइन इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पे एक कॉमन चीजें जो हम मानते हैं, मतलब सभी मानते हैं कि सबके पास अलग अलग क्वालिटीज होते हैं और सभी एक जैसा काम नहीं कर सकते, इसको इन्होंने रिजेक्ट किया। इट हैज नो ग्राउंड टू स्टैंड, इन्होंने रिजेक्ट किया। इन्होंने कहा सभी के पास समान प्रकार के क्वालिटीज होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब कोई जल्दी कर सकता है, कोई बहुत लेट करेगा, ठीक है, थोड़ा देर हो सकता है, लेकिन वो कर सकता है। सी फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स सोल्यूशन, ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम दिया जाए और उसका थ्योरी भी आपको पता है, तो कोई जल्दी कर सकता है तो कोई थोड़ा लेट होगा, लेकिन वो कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब कर सकता है, करने का जो मतलब एबिलिटी है, इसको हम जनरल फैक्टर, जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व सभी कर सकते हैं, लेकिन किसी को कम टाइम लगता है और किसी को थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये है वन फैक्टर इंटेलिजेंस। इसी के अगेंस्ट आया, यानी कि इसी को और थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए आया स्पीयरमैन्स टू फैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी। स्पीयरमैन कौन है? देखिए 1904 में, 1904 में इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट चार्ल्स स्पीयरमैन ने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि एक प्रकार का फैक्टर नहीं, दो प्रकार के फैक्टर होते हैं, और इनको फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस कहा जाता है। याद रखिएगा, फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस कहा जाता है, हु प्रपोज दैट इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज वेर कंप्राइज्ड ऑफ टू फैक्टर। इन्होंने कहा जो इंटेलिजेंस है दो फैक्टर से बिलोंग करते हैं। दो फैक्टर है इंटेलिजेंस के, एक है जनरल एबिलिटी और जनरल जी फैक्टर, जो अभी हमने पढ़ा, जो सबके पास होता है, जनरल फैक्टर। और उन्होंने कहा एस फैक्टर होता है, जो कि स्पेसिफिक एबिलिटी, यानी कि टू फैक्टर यानी जी फैक्टर एंड एस फैक्टर, जनरल फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल यानी जो सबके अंदर कॉमन होता है, सभी के पास पाया जाता है, सभी खाते हैं, सोते हैं, भागते हैं, काम करते हैं, प्रॉब्लम में आते हैं, सॉल्व करते हैं, ये सबके पास होता है। लेकिन स्पेसिफिक एबिलिटी मतलब जो उसके पास है, जो दूसरों के पास साधारण में देखा नहीं जाता है, जैसे कि मैथमेटिकल स्किल्स, स्पोर्ट्स स्किल्स, ठीक है, या फिर सेंस ऑफ ह्यूमर, ये सबके पास एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, अगर सचिन तेंदुलकर के पास कुछ स्पेशल क्वालिटी है तो कपिल शर्मा के पास कुछ स्पेशल क्वालिटीज होते हैं, तो कभी अरिजीत सिंह के पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज होते हैं, जो कि सब में कॉमन नहीं होता है। ठीक है, अगर देखा जाए शकुंतला देवी, जो कि ह्यूमन कंप्यूटर माने जाते हैं, उनके पास स्पेशल एबिलिटी था, दैट इज स्पेशल और एस फैक्टर। जी फैक्टर उनके पास जो कॉमन फैक्टर था। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसे हैं जो जनरल है और कुछ चीजें ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिक है, ये मानते हैं दो फैक्टर पे। क्लियर है? जी फैक्टर इज यूनिवर्सल एंड इनबॉर्न एबिलिटी। जी फैक्टर यूनिवर्सल है, सभी के पास होता है, खाना पीना सोना जाना ये सब कुछ होता है सभी के पास। इट इज इनबॉर्न, पैदा होते ही आपको मिलता है। जी ग्रेटर जी इन एन इंडिविजुअल लीड्स टू ग्रेटर सक्सेस इन लाइफ। आपके पास जितना जी फैक्टर रहेगा, जनरल फैक्टर रहेगा, उतना सक्सेस आपको मिलेगा, क्योंकि ये सभी के पास होता है, आपके भी पास भी होना चाहिए। एस फैक्टर क्या है? इट इज अक्वायर्ड फ्रॉम द एनवायरमेंट। एस फैक्टर धीरे धीरे आप, मतलब ये इनबॉर्न नहीं होता है, ठीक है, खाना पीना सोना जागना ये तो जनरल फैक्टर है, जो कि आपके जन्म होने के साथ ही आपको मिला है। लेकिन एस फैक्टर जो है वो धीरे धीरे आप अपने अंदर
मतलब कलेक्ट करते हो दूसरों से, दुनिया से आप सीखते हो, ये सीखा हुआ चीज होता है एस फैक्टर। इट वेरीज फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी इन द सेम इंडिविजुअल। एक ही इंसान अगर 2-4 बार भी इसको रिपीट करता है तो हर बार का रिजल्ट अलग आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वही शकुंतला देवी वाला अगर एग्जाम्पल हम ले लें तो वो ह्यूमन कंप्यूटर थे। ऐसा नहीं है कि पैदाइशी उन्हें मैथमेटिक्स आता था, ये धीरे धीरे उन्होंने प्रैक्टिस किया और धीरे धीरे एनवायरमेंट से उन्होंने सीखा और अब जो है उनका क्लियर एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। उसके बाद वो ह्यूमन कंप्यूटर तरह वो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं थॉर्नडाइक्स मल्टी फैक्टर। अब एक फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर अब हो गया, अब मल्टी फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर होते हैं इंटेलिजेंस के। ये किसने कहा? थॉर्नडाइक्स लॉ है ये, यानी कि E.L. थॉर्नडाइक, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने कहा इट डज नॉट बिलीव इन जनरल एबिलिटी। ये जी फैक्टर पे बिलीव नहीं करते हैं कि सभी के पास जनरल फैक्टर होगा, सभी के पास कॉमन इंटेलिजेंस होगा, इसको ये बिलीव नहीं करते हैं। इन्होंने 4 प्रकार के एट्रीब्यूट दिए हैं इंटेलिजेंस के, मतलब कि इंटेलिजेंस के 4 पहलू होते हैं और 4 डिसाइडर होते हैं, 4 पिलर होते हैं जिस पे इंटेलिजेंस आधारित होता है। वो है लेवल। लेवल का मतलब है इट रेफर्स टू द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ ए टास्क दैट कैन बी सॉल्व, यानी किस डिफिकल्टी पे चीजें उनको दिया जा रहा है। मान लीजिए किसी को कोई इजी क्वेश्चन दिया जा रहा है तो किसी को डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है। डिफिकल्टी लेवल जितना ज्यादा कम होगा उतना इंटेलिजेंस डिफर करेगा। उसके बाद आता है रेंज। रेंज का मतलब होता है कि इट रेफर्स टू अ नंबर ऑफ टास्क एट एनी गिवन डिग्री ऑफ डिफिकल्टी, यानी कि कितना काम दिया जा रहा है, कितना रेंज, यानी कि किसी को 5 काम दिया जा रहा है, किसी को 10 काम दिया जा रहा है, किसी को 1 घंटे का काम दिया जा रहा है, किसी को 4 घंटे का काम दिया जा रहा है। तो ये भी डिफर करेगा इंटेलिजेंस में, ठीक है। इंटेलिजेंस कितना इंटेलिजेंट हो वो इसी से पता चलेगा कि लेवल ऑफ क्वेश्चन कितना सॉल्व किया, कितने रेंज का क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बाद किस एरिया का क्वेश्चन सॉल्व किया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सिचुएशन एट ईच लेवल टू विच इंडिविजुअल इज एबल टू रिस्पॉन्ड, यानी कि किस एरिया में वो ज्यादा रिस्पॉन्ड कर पा रहा है, किस सिचुएशन में वो ज्यादा रिस्पॉन्ड कर पा रहा है, वेदर इट इज वेरी इजी, वेदर इट इज सिमिलर सिचुएशन, वेदर इट इज डिफरेंट, वेदर इट इज कॉन्टेक्चुअल, वेदर इट इज समथिंग न्यू, यानी कि पुराने प्रॉब्लम तो हम सॉल्व करते करते एक्सपीरियंस हो गए हैं, क्या उसको कुछ नया सिचुएशन मिला है, क्या एक सिचुएशन में वो कितना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, दैट इज एरिया। लास्टली स्पीड। स्पीड से पता चलता है कौन जितना ज्यादा करेगा, मतलब बहुत जल्दी मैथमेटिक्स सॉल्व कर लेता है, उसको हम इंटेलिजेंट कहते हैं। इट इज द रैपिडिटी इन विच वी कैन रेस्पॉन्ड टू द आइटम्स। मैथमेटिक्स सबको ही करता है, अगर टाइम मिले 2-4 घंटा तो सभी कर सकते हैं, लेकिन कौन जल्दी कर सकता है वो इंटेलिजेंट होता है। तो इंटेलिजेंट होने के लिए आपके पास 4 एट्रीब्यूट होना चाहिए। एक तो लेवल, लेवल कौन सा क्वेश्चन, किस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, रेंज कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, एरिया यानी सिचुएशन क्या है, और स्पीड यानी कितना जल्दी उसको वो सॉल्व कर पा रहा है। ये है 4 फैक्टर्स, 4 एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटेलिजेंस। उसके आधार पर इन्होंने 3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस उन्होंने डिवाइड किया है। उसके बाद इन्होंने कहा कि एक प्रकार होता है सोशल इंटेलिजेंस, आपको सोसाइटी में, समाज में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए कैसे किसके साथ बिहेव करना है, कैसा रिलेशन मेंटेन करना है, एक अच्छा रैपो बिल्टअप करना है, सोसाइटल नीड्स को फुलफिल करना है, ये होता है सोशल इंटेलिजेंस, यानी सोसाइटी को समझना होता है सोशल इंटेलिजेंस। कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस यानी कि जो सामने दिख रहा है, जैसे कि मेरे को दिख रहा है कि ये स्क्रीन दिख रहा है, ये मोबाइल दिख रहा है, ये लैपटॉप दिख रहा है, ठीक है, ये सब चीजें जो आपको दिख रहा है वो होता है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। दुनिया में जो है एग्जिस्ट करता है उसके साथ कैसे डील करता है, जैसे कि आपका डाइट कैसे मेंटेन करना है, ठीक है, आपकी गाड़ी या फिर साइकिल या फिर जो भी आपके पास है उसको कैसे साफ रखना है, कैसे पैसे को अच्छे से बैंक में जमा कर लेना है, जो चीजें दुनिया में बहुत जरूरी है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस जो नहीं है उसके बारे में भी सोचना, फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर को कैसे सिक्योर किया जा सकता है, कैसे मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूं, दीज आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, ठीक है। थॉर्नडाइक ने जो मल्टीफैक्टर थ्योरी दिया था उसको हम बोलते हैं कि ये प्रकार का, एक प्रकार का मतलब बेस होता है, ठीक है, 4 प्रकार के बेस को आधार करके हम मल्टी फैक्टर थ्योरी कहते हैं। अब आते हैं ग्रुप फैक्टर थ्योरी, और इसको हम कहते हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज यानी पीएमए, ठीक है, पीएमए यानी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थ्योरी, और ग्रुप फैक्टर थ्योरी जिसको हम एट्रीब्यूट करते हैं एल थर्स्टन ने दिया था। According to group factor intelligence, intelligent activities are not expression of innumerable highly specific factors as Thorndike claimed. Thorndike के तरह हम ये नहीं कहते हैं मल्टीपल में कि सभी कोई चीज जो है ना वो उन्हीं 4 चीजों से आए, वही स्पेसिफिक फैक्टर से आए, कुछ भी फैक्टर से आ सकता है। ऐसा नहीं है कि वही 4 फैक्टर है जिससे हमारा इंटेलिजेंट एक्टिविटी हम करते हैं, वही लेवल, रेंज, ठीक है, और आपका एक्शन यानी कि जो एरिया होगा या फिर स्पीड, ऐसा 4 कोई मतलब नहीं है कि वही 4 स्पेसिफिक फैक्टर रहेंगे, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, और उस फैक्टर को इन्होंने कहा कि ग्रुप फैक्टर कहा जाता है। नॉर इज इट द एक्सप्रेशन
प्राइमरीली ऑफ ए जनरल फैक्टर दैट परवेड्स ऑल मेंटल एक्टिविटीज। ऐसा भी नहीं है कि जो मतलब कि आपका जो प्राइमरी जनरल फैक्टर है ये आपके मेंटल एक्टिविटीज को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। इट इज द एसेंस ऑफ इंटेलिजेंस एज स्पीरमैन हेल्ड। ऐसा जो स्पीरमैन ने क्या कहा था कि ये इंटेलिजेंस का एसेंस है, यही तो खासियत है इंटेलिजेंस का। ठीक है, तो अब देखिए इसको ग्रुप इंटेलिजेंस क्यों कहा जाता है। देखिए, इंस्टेड द एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पीरमैन एंड अदर्स लेड देम टू द कंक्लूजन दैट सर्टेन मेंटल ऑपरेशन हैव इन कॉमन प्राइमरी फैक्टर दैट गिव्स देम साइकोलॉजिकल एंड फंक्शनल यूनिटी दैट डिफरेंशिएट देम। कहने का मतलब यह है कि दुनिया में बहुत सारे इंटेलिजेंस है, लेकिन अगर हम देखा जाए तो हम कुछ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी यानी कि कुछ प्राइमरी चीजें हैं, मतलब जिसके अंदर इसको हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर में जब आप कोई चीज सजाते हो, घर को जब रेनोवेट करते हो या तो फिर मतलब संडे को जब आप इसको ऑर्गेनाइज करते हो, आप क्या करते हो, जितने सारे स्टेशनरी आइटम एक जगह पे, जितने सारे ड्रेस आइटम एक जगह पे, जितने सारे मतलब फ्रूट्स वो एक जगह पे, ठीक है, जितने सारे वेस्ट हो गए उसको स्टोर हाउस में, ठीक है, ऐसे आप डिवाइड करते हो। इसका मतलब है कि इनमें जो सारे चीजें हैं, पेन पेंसिल, ठीक है, जो कॉम्पास होता है, ये सब कुछ सेम नहीं है, लेकिन हम इसको ग्रुप कर सकते हैं क्योंकि ये सभी स्टेशनरी कहलाते हैं। वैसे यूटेंसिल सभी को अगर इकट्ठा रख दें तो उसको कटलरी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस और जितने सारे आपके वेजिटेबल्स हैं उनको हम वेजिटेबल्स कहते हैं, जितने सारे फल मूल जो भी है आपके पास जो है उसको वेजिटेबल्स कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में बहुत सारे इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस इंटेलिजेंट है, लेकिन एबिलिटी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम इसको एक मतलब ग्रुप में कन्वर्ट करा सकते हैं, ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी चीज कैलकुलेट करना होता है, कोई भी चीज हमें जोड़ना होता है, कोई भी चीज हमें किसी को देना होता है, कोई लोन हम लेते हैं, ये सारे के सारे चीजें हम मैथमेटिक्स के अंडर ला सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल स्किल जो है, मैथमेटिकल फैक्टर या फिर मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो है, इसके अंडर में ये सारी चीजें आ सकते हैं क्योंकि दे आर क्वाइट रिलेटेड, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि ग्रुप फैक्टर का मतलब होता है कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो कि हमें एक ग्रुप में कन्वर्ट करा सकते हैं, ग्रुप में हम इसको रख सकते हैं, इसलिए इसको प्राइमरी मेंटल एबिलिटी कहा जाता है। तो सर सिरिल बर्ट, याद रखिएगा, सर सिरिल बर्ट स्टार्टेड द ग्रुप फैक्टर थ्योरी। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए फाउंडर कौन है, फाउंडर होंगे सर सिरिल बर्ट, ठीक है, क्योंकि इसका जो मतलब स्टार्टिंग जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था सर सिरिल बर्ट ने, लेकिन एल थर्स्टन ने इसको कंप्लीट किया और इसको पॉपुलराइज किया, इसलिए एल थर्स्टन को हम मानते हैं कि ये फादर है। लेकिन कहीं पे भी अगर ऑप्शन मिले सर सिरिल बर्ट तो सर सिरिल बर्ट ही होगा आंसर, ओके। अब देखिए थर्स्टन ने बहुत सारे जो प्राइमरी फैक्टर दिए हैं, इन्होंने कहा कि हम अगर देखें दुनिया भर के सारे इंटेलिजेंस को हम 9 टाइप्स में या फिर 9 कैटेगरीज में या फिर 9 फैक्टर्स में हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 9 के 9 फैक्टर्स या फिर ग्रुप यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट इज नंबर फैक्टर, एन फैक्टर, यानी कि जितने सारे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है हम सभी को इसके अंडर में ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप फैक्टर इंटेलिजेंस है, इसलिए इसको इसमें हम ग्रुप कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्बल फैक्टर, जितने सारे वर्बल कॉम्प्रिहेंशन है, जो वर्बली कहा जाता है, सुना जाता है, ये जो चीजें हैं वर्बल फैक्टर इसके अंडर में आएंगे। नेक्स्ट है स्पैटियल फैक्टर। स्पैटियल फैक्टर का मतलब होता है जो सब्जेक्ट्स जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं इमेजिनरी तरीके से। जैसे कि मान लीजिए आपको कहा जाएगा, मान लीजिए आपके पास 5 चॉकलेट है, इनमें से 2 आप अपने छोटे भाई को दे देते हो, तो आपने क्या किया, आपने इमेजिन किया, और जिसको इमेजिन किया वो है ही नहीं, और उसको आपने मैनिपुलेट भी किया, यानी परिवर्तन भी किया, आपने चेंज भी किया। 5 थे, 2 चले गए, अब कितना रहा, ऐसे आप कैलकुलेट करते हो दिमागी स्तर पे, यानी इमेजिन करते हो, इसको बोलते हैं स्पैटियल फैक्टर, ठीक है। उसके बाद आता है मेमोरी, मेमोरी फैक्टर जो कि मेमोराइज करता है, ये सारी चीजें मेमोरी रिलेटेड जो भी चीजें होंगे वो मेमोरी में आ जाएंगे। उसके बाद वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर, डब्ल्यू फैक्टर, यानी जहां पे वर्ड फ्लुएंसी की बात होती है, वर्ड्स एट अ रैपिड रेट, जैसे आप बहुत ज्यादा मतलब बहुत सारे वर्ड्स यूज कर सकते हो, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो चाहे रीजनल लैंग्वेज हो, आप इसको यूज कर सकते हो फ्लुएंटली इस चीजों पे बात कर, जैसे कि हिंदी में बात कर सकते हो आप, फ्लुएंटली बात कर सकते हो, इंग्लिश में वेरी फ्लुएंटली यू कैन स्पीक इंग्लिश, तो वो भी है एक प्रकार का फ्लुएंसी, ठीक है।
देन आता है रीजनिंग फैक्टर। रीजनिंग फैक्टर मतलब इट रिक्वायर्स अ सब्जेक्ट टू डिस्कवर रूल एंड प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन अ सीरीज और ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कि हर एक चीज के पीछे कुछ कारण होता है, कुछ रूल होता है, कुछ नियम होते हैं, उस नियम को ढूंढ निकालना रीजनिंग होता है। रीजनिंग फैक्टर मतलब कोई भी चीज अगर आप गैस करते हो, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, लॉजिक ढूंढने की कोशिश करते हो, ये सब कुछ रीजनिंग फैक्टर के अंडर में आएगा। उसके बाद डिडक्टिव रीजनिंग पावर। डिडक्टिव रीजनिंग मतलब बड़े से कॉन्सेप्ट से छोटे से कंक्लूजन में आना होता है डिडक्टिव रीजनिंग। तो ये डिडक्टिव रीजनिंग क्या होता है कि कोई भी चीज अगर जहां से हम मतलब थ्योरी हमने पढ़ लिया, अब एग्जांपल कर रहे हैं या फिर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग पावर। इट इज द एबिलिटी टू मेक यूज ऑफ जनरलाइज्ड रिजल्ट्स। नेक्स्ट आता है परसेप्चुअल फैक्टर और पी फैक्टर, जिसको हम परसीव करते हैं। दुनिया में हर एक चीज का हमारा अपना अपना अंदाज होता है उसको देखने का। से फॉर एग्जाम्पल इफ आई से व्हाट इज योर व्यू रिगार्डिंग लाइफ, लाइफ के बारे में आपका क्या कहना है, तो मुझे शायद अलग अलग प्रकार के सभी स्टूडेंट्स का अलग अलग रिस्पॉन्स मिलेगा। कोई कहेगा सर बढ़िया है, लाइफ बहुत ही अच्छा है, लाइफ बहुत ही एंजॉयमेंट है, लाइफ में बहुत सारा एक्साइटमेंट है, ऐसे कहेंगे। कोई कहेगा सर लाइफ इज फुल ऑफ मिजरीज, लाइफ में बहुत दर्द है, ये जिंदगी क्यों मिला हमें। कोई कहेगा सर मुझे कुछ लेना देना है नहीं, मैं बस मतलब अपने काम में मस्त हूं, लाइफ चाहे कुछ भी हो जाए मुझे कोई लेना देना है नहीं। तो इसका मतलब है कि सभी का अपना अपना परसेप्शन होता है, अपना अपना नजरिया होता है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब जितने सारे प्रॉब्लम्स आप देखते हो और इंडिपेंडेंटली उसको सॉल्व करते हो, तो उसी को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर कहते हैं। रिलेटेड टू एनी प्रॉब्लम यू मे सर्टिफाई देम और यू मे ब्रिंग देम इनटू वन कैटेगरी व्हिच इज प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टर्नबर्ग्स ट्राइआर्किक थ्योरी। स्टर्नबर्ग ने ट्राइआर्किक थ्योरी जो दिया था, इसको हम मतलब ट्राइआर्किक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स थे, ठीक है। ट्राई मतलब तीन होता है, ठीक है। रॉबर्ट जेफरी स्टर्नबर्ग, पूरा नाम इनका याद रखिएगा, रॉबर्ट जेफरी स्टर्नबर्ग was born on 18th December 1949. He was an American psychologist from Yale University और इन्होंने इस थ्योरी को दिया था, ठीक है। He is a new generation cognitive psychologist, बेसिकली कॉग्निशन के ऊपर बात करते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हैं। Who attempts to understand cognitive process, दिमागी स्तर में जो आपका मानसिक स्तर में काम किया है इन्होंने, और दिमागी जो प्रक्रिया है उसको समझने की उन्होंने कोशिश किया है, कैसे उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा मतलब कॉग्निशन या फिर दिमाग कैसे काम करता है टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, इन्होंने इस पे अध्ययन किया। स्टर्नबर्ग डिफाइंड ह्यूमन इंटेलिजेंस एज, इन्होंने कहा इंसानी जो इंटेलिजेंस है जो क्या होता है, इट इज द कॉग्निटिव एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, हमारे तजुर्बे से सीखना होता है ये एक्सपीरियंस, ठीक है। एंड यही होता है इंटेलिजेंस। टू रीजन वेल, हर एक चीज का सही कारण ढूंढ पाना। टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बहुत ही ज्यादा अहम जो इंफॉर्मेशन होता है हमारे पास या फिर जो भी हमारे पास तथ्य होते हैं उसको याद रखना। एंड टू कोप विद द डिमांड्स ऑफ डेली लिविंग, हमें अपने आप को दुनिया में कैसे एडजस्ट करना है, ये सारी चीजों का अगर इकट्ठा कर दें तो इसको हम कहते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस। स्टर्नबर्ग इन 1988 फॉर्मुलेटेड द ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। 1988 में इस थ्योरी को उन्होंने दिया था, which theorized the three types of intelligence such as, तीन प्रकार के इंटेलिजेंस हैं, तीन प्रकार के। फर्स्ट है कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, इसको एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है। दूसरा है एक्सपेरिएंशियल इंटेलिजेंस और क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहा जाता है। तीसरा है कंटेक्चुअल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, इसको कहा जाता है सीईसी या फिर एसीपी, ऐसे करके याद रखेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। देखिए पहला है आपका कॉम्पोनेंशियल और एनालिटिकल इंटेलिजेंस। देखिए कॉम्पोनेंशियल का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट होता है, ठीक है। इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम इनटू कंपोनेंट्स। कंपोनेंशियल मतलब कंपोनेंट्स। देखिए एक बड़ा सा होल होता है, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे चीजें होते हैं, जैसे कि कोई भी मतलब जैसे कि होता है ना सेलिब्रेशन पैक, कैडबरी का सेलिब्रेशन पैक, अगर पैकेट लाते हो उसके अंदर में बहुत सारे चॉकलेट्स होते हैं, ठीक है। चॉकलेट्स उसके जो अंदर में है ना वो कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसलिए कोई भी चीज को हम, कोई भी प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं इनटू स्मॉल पार्ट्स, हम छोटे छोटे हिस्सों में उसको बांट देते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। टू ब्रेक डाउन द प्रॉब्लम इनटू कंपोनेंट्स एंड एनालाइज थिंग्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। Then it refers to the internal mechanism used to solve the problem or used in problem solving. छोटे छोटे इंटरनल मैकेनिज्म होते हैं, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे नुस्खे होते हैं जिस नुस्खे से हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। It reflects the traditional conceptualization of intelligence and relates more to the academic achievement. ये जो ये कहता है जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है उसको वो सोचने की मतलब सोचता है कि पुराने जमाने में या फिर इससे पहले क्या हुआ करता था, कोई भी प्रॉब्लम मिलता था तो हम क्या करते थे, वन बाय वन इसको सॉल्व करते थे।
एक के बाद एक के बाद एक सबको समझ के हम सॉल्व करते थे। इसलिए यहां पे भी कहा गया है कि कॉम्पोनेंशियल और एनालिटिकल, यानी कि कंपोनेंट को समझने की कोशिश करेंगे या तो फिर एनालिसिस समझने की कोशिश करें। एनालिसिस मतलब डिवाइडिंग योर प्रॉब्लम इनटू सेपरेट पार्ट्स, देन यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, देन यू सिंथेसाइज ऑल ऑफ देम। यानी पहले हमें प्रॉब्लम को समझ जाना है क्या है, छोटे छोटे स्तर में उसको डिवाइड करके अच्छी तरीके से उसे सॉल्व करेंगे, समझेंगे, फिर जाकर के हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। यही होता है कॉम्पोनेंशियल और एनालिटिकल। नेक्स्ट है एक्सपीरियंशियल और क्रिएटिव इंटेलिजेंस। इसका मतलब है हर हर टाइम आप एक समान प्रकार का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर टाइम आप कोशिश करते हो कैसे प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जब भी आंसर राइटिंग करते हो, आंसर लिखते हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे कुछ भी, तो आप क्या करते हो, हर बार एक ही चीज नहीं लिखते हो, हर बार कुछ अलग लिखने की कोशिश आप करते हो। इट रेफर्स टू न्यू वेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय इंगेजिंग इन डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब अलग अलग प्रकार से सोचना। इट यूजेस प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू कम अप विथ न्यू आइडियाज एंड सॉल्व प्रॉब्लम। इसका मतलब है हमारे पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो भी ज्ञान हमारे पास है, उसे लगा करके नए आइडियाज क्रिएट करना और प्रॉब्लम सॉल्व करना ही इसका मेन मतलब काम होता है। इट इंक्लूड्स टू कंपोनेंट्स। इसमें दो चीजें होते हैं, एक होता है ऑटोमेशन और एक होता है नोवेलिटी। ऑटोमेशन का मतलब ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो होगा वो ऑटोमेटिक होगा, मतलब अपने आप में नॉलेज डेवलप होगा और आपको इट डज नॉट रिक्वायर मच अटेंशन, एफर्ट एंड एनर्जी। और नॉवेल्टी का मतलब आपको पता ही है, कुछ नया करना। ठीक है, हर टाइम आप में अलग अलग जो होता है ना कि इंफॉर्मेशन या फिर अलग अलग प्रकार के सोल्यूशन दिमाग में आ जाएंगे, उसके साथ ही साथ नया आइडिया आएगा। फॉर एग्जाम्पल दोज हु आर राइटर्स, जो राइटर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम शशि थरूर से, फॉर एग्जाम्पल शशि थरूर, हमेशा उनका जो राइटिंग होता है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस बुक। जो भी किताबें वो लिखते हैं वो अलग अलग किताबें लिखते हैं। इतना सारा आइडिया कहां से आता है? बिकॉज ही हैज सम एबिलिटी और क्रिएटिव इंटेलिजेंस। वो हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग है तो अलग अलग वो क्रिएट कर सकते हैं। व्हेन वी से क्रिएटिंग समथिंग वी मीन नॉवेल्टी। क्रिएटिंग का मतलब होता है कुछ नया क्रिएट करना, एंड ही क्रिएट समथिंग न्यू एवरी टाइम। एंड ऑटोमेशन का मतलब अपने आप दिमाग में आ जाता है बहुत सारे आइडियाज, उनका आइडिया आ जाता है, उससे वो क्या करते हैं, नए चीजें क्रिएट करते हैं, नए बुक्स वो लिखते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट है कॉन्टेक्चुअल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। कॉन्टेक्चुअल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस क्या होता है? इट इज द एबिलिटी टू यूज इंफॉर्मेशन फंक्शन इफेक्टिवली इन लाइफ। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलता है उसको हम लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि डेंगू से कैसे अपने आप को बचा सके, हम थ्योरी में बात किए, हमने बुक में पढ़ा, हमने लिफलेट में पढ़ा, हमने कहीं पे पढ़ा, लेकिन घर जाकर के हम कुछ भी उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं। दैट मीन्स कॉन्टेक्चुअल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का कोई काम यहाँ पे नहीं है। इसलिए कहा गया है स्ट्रीट स्मार्ट और बिंग हाई कॉमन सेंस, यानी कि कहां पे किस चीज को अप्लाई करना है वो समझ लेना है। It is the ability to understand and deal with everyday situation and events successfully. It is the ability to adapt, adjust, change depending on contextual requirement. जो डिमांड है उसी के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करना ही होता है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। मैंने पढ़ाई कर लिया हाउ टू डील विथ कोविड-19, लेकिन मैंने पढ़ा सिर्फ, उसको मैंने कभी अप्लाई किया नहीं, तो फिर इसका क्या फायदा? इसलिए प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में कहते हैं जो आपने सीखा है यू हैव टू अप्लाई देम इन रियल लाइफ सिचुएशन to solve problem and to adjust yourself. Okay, next है structure of intellect और 3D model of Guilford। ठीक है, 3D मॉडल यानी कि 3 डायमेंशनल मॉडल इसको कहा जाता है। जेपी गिलफोर्ड 1961 में इसको डेवलप किए थे। ही डेवलप्ड अ मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर एनालिटिक रिसर्च studies conducted by him with his associate which involves many intelligence tests। उनके साथियों के साथ उन्होंने मिलकर के 1961 में रिसर्च, एनालिटिकल रिसर्च के थ्रू इस मॉडल को डेवलप किया है। दे हैव कंक्लूडेड दैट, उन्होंने कहा एवरी मेंटल प्रोसेस और एक्टिविटी कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ 3 डिफरेंट बेसिक डायमेंशंस और पैरामीटर्स। 3 प्रकार के डायमेंशन या फिर पैरामीटर से होके गुजरता है ये इंटेलिजेंस। सभी प्रकार के मेंटल प्रोसेस, मेंटल एक्टिविटी जो है ये इन 3 डायमेंशन पे, इन 3 पैरामीटर से होके गुजरते हैं, और इसलिए इसका नाम दिया गया है। फर्स्ट इज ऑपरेशन। ऑपरेशन यानी द एक्ट ऑफ थिंकिंग। देखिए कोई भी चीज जो आप इंटेलिजेंस मतलब इंटेलिजेंट की अगर बात करो तो ऑपरेशन, कोई भी काम जो करते हो विदाउट थिंकिंग होता नहीं है, देन इट इज ऑपरेटेड इन योर थिंकिंग। पहले आप सोचते हो, दिमागी तौर पे सोचते हो। देन कंटेंट इन विच द टर्म्स इन विच वी थिंक
क्या सोचना है, किसके बारे में, ज्योग्राफी के बारे में सोचना है कि मैथमेटिक्स के बारे में सोचना है कि बायोटेक्नोलॉजी के बारे में सोचना है कि लॉजिक के बारे में सोचना है, किसके बारे में सोचना है, दैट इज व्हाट वी मीन बाय कंटेंट। देन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब कि द आइडिया वी कम अप विथ, क्या नया आइडिया आपको मिला, द आउटकम, द रिजल्ट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। तो देयर आर 5 into 6 into 6 यानी 180 कंपोनेंट्स और फैक्टर शोन इन द डायग्राम। यहाँ पे हम एक डायग्राम देखेंगे जहां पे इसको प्रेजेंट किया गया है ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट को, और सभी में कितने कंपोनेंट्स हैं, ऑपरेशन में 5 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ऑपरेशन में 5 कंपोनेंट्स हैं, कंटेंट में 6 और प्रोडक्ट में 6 कंपोनेंट्स हैं। तो सभी को अगर गुणा कर देंगे 5 into 6 इज 30, 30 into 6 इज 180 कंपोनेंट्स। पहले ये 150 हुआ करता था क्योंकि यहाँ पे 5 into 6 into 5 था, ठीक है, 5 into 6 into 5 था, इसलिए 150 हुआ करता था, लेकिन अब ये अपग्रेड होके 180 बन चुका है। क्लियर। अब देखेंगे क्या क्या है कंपोनेंट्स। अब देखिए फर्स्ट आता है कंटेंट। कंटेंट कितने आएंगे, कंटेंट देखिए, कंटेंट में अब क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑडिटरी, ऑडिटरी किसका एक पार्ट है, कंटेंट, प्रोडक्ट या फिर ऑपरेशन, ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिए कंटेंट में आता है विजुअल कंटेंट, ऑडिटरी कंटेंट, सिंबॉलिक कंटेंट, सेमेंटिक कंटेंट और बिहेवियरल कंटेंट। ये 5 प्रकार के कंटेंट यहाँ पे आपको मिलेंगे, 5। प्रोडक्ट कितने हैं, 6, यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशन, इंप्लीकेशंस, ये सारे हैं प्रोडक्ट्स। यानी कि देखिए कंटेंट मतलब जो चीजें हम पढ़ते हैं, कंटेंट एक तो विजुअल कंटेंट होता है, देखते हुए मतलब कुछ चीजें हमें इंफॉर्मेशन मिलता है देखते देखते, कुछ मिलता है सुनते सुनते, सिंबल से मिलता है यानी जो लैंग्वेज से मिलता है, सिमेंटिक यानी कि जो आप समझ जाते हो यानी कि जिसका मीनिंग आता है, बिहेवियरल यानी करते करते सीखते हो, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या आता है, प्रोडक्ट में यानी कि मिलता क्या है रिजल्ट में, यूनिट्स यानी कि कुछ जैसे कि 1 2 3 4, जैसे अगर बात करें पैसे की तो 1000 2000 जो भी पैसा मिलता है। देन क्लासेस, ग्रुप होते हैं, क्लासेस यानी कि ग्रुपिज्म होता है कि बॉयज गर्ल्स मतलब डिफरेंस किया जाता है, अपर क्लास लोअर क्लास, ये रिजल्ट में पता चलता है। रिलेशन, क्या रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन, जीरो रिलेशन, ये पता चलता है। देन सिस्टम पता चलता है कि क्या सिस्टम है, कैसे मतलब फ्लो होता है, रिवर कैसे फ्लो होता है, ऐसे। ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ बदलाव लाते हैं, और इंप्लीकेशन कि हम क्या इससे सीखते हैं, ठीक है। तो ये हो गए 6 प्रोडक्ट। देन आते हैं ऑपरेशन पे। ऑपरेशन में आता है इवैल्यूएशन। ऑपरेशन कैसे करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। देखिए ऑपरेशन मतलब कोई चीज ऑपरेट करना, कोई चीज को कंडक्ट करना। इवैल्यूएशन एक प्रोसेस होता है, जबकि हम देखते हैं कि इवैल्यूएशन में कितना नुकसान हुआ है या फिर कितना फायदा हुआ है और क्या करना चाहिए। देन कन्वर्जेंट प्रोडक्शन। कन्वर्जेंट मतलब कि एक ही प्रकार का प्रोडक्शन होना चाहिए, कन्वर्जेंट यानी कि इट इज टारगेटेड इनटू वन रेस्पेक्ट ओनली, यानी कि एक ही प्रकार का उनका टारगेट रहेगा, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन होगा। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन में यानी कि आपके पास वो एबिलिटी डेवलप हो गया है कि एक ही यानी कि मान लीजिए एक ही कॉन्सेप्ट को आप बार बार अलग अलग तरीके से आप पढ़ा सकते हो, अलग अलग तरीके से बच्चे को समझा सकते हो, ठीक है। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन। देन होता है मेमोरी रिटेंशन। मेमोरी में कैसे आप रिटेन कर सकते हो, याद कर सकते हो, वो है मेमोरी रिटेंशन। मेमोरी रिकॉर्डिंग यानी कि कैसे उसको रिकॉर्ड करोगे, जैसे कि हम ट्रिक से रिकॉर्ड करते हैं, कभी कभी ऐसे मान लीजिए बहुत सारे स्कीम को हम ऐसे याद रखते हैं, DDU-GKY, ठीक है, वैसे ही मनरेगा, ठीक है, तो ऐसे करके हम याद रखते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे याद रखते हैं, किसे मतलब किस चीजों को आप कैसे डील करते हो, कैसे रिकॉर्ड करते हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। लास्ट इज कॉग्निशन यानी कि जानना कि आपके दिमागी स्तर में आप कैसे इसको इंटरप्रेट करते हो। क्लियर। अब देखिए ये खत्म हो गया आपका ग्रुप फैक्टर, आई मीन द गिलफोर्ड थ्योरी, जो कि आपने पढ़ा कि गिलफोर्ड ने क्या कहा कि यह है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल या फिर 3D मॉडल, ठीक है। उसके बाद आता है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। मल्टीपल इंटेलिजेंस इन्होंने कहा बहुत प्रकार के इंटेलिजेंस है। अगेन इन्होंने 8 प्रकार के इंटेलिजेंस दिया है, 8 प्रकार के इंटेलिजेंस। एक्चुअली अगर देखा जाए बहुत सारे किताब में भी आपको 9 प्रकार के इंटेलिजेंस मिलेंगे, 7 प्रकार के भी इंटेलिजेंस मिलेंगे। ये आउटडेटेड है और ये बहुत ज्यादा अपडेटेड है, ठीक है, इसलिए हम 8 टाइप्स देखेंगे, ठीक है। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हॉवर्ड गार्डनर। हिज बुक, इन हिज बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड, इन्होंने एक किताब लिखा था द फ्रेम्स ऑफ माइंड थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इन 1983 में इन्होंने ये किताब पब्लिश किया। यहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात इन्होंने की थी। और 8 प्रकार का इंटेलिजेंस है। फर्स्ट इज वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। वर्बल लिंग्विस्टिक यानी कि वर्बली जो बात करते हैं और लैंग्वेज से बात करते हैं, वो प्रकार का इंटेलिजेंस। यानी कि एक पर्सन अगर बहुत अच्छा लैंग्वेज यूज कर पा रहा है, जैसे कि राइटर्स, ठीक है, पोएट्स, ठीक है, जो लिरिसिस्ट होते हैं वो अच्छी तरीके से उसको लिख पाते हैं, वो दे आर इंटेलिजेंट इन दिस रिस्पेक्ट ओनली। दिस इंटेलिजेंस इन्वॉल्व द नोइंग ऑफ विच कम्स थ्रू लैंग्वेज, लैंग्वेज के थ्रू, जैसे कि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग के थ्रू
जो ज्यादा अच्छे से इसको यूज कर सकता है इसको हम बोलेंगे वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द ऑर्डर ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स बोथ इन स्पीच एंड राइटिंग, हाउ टू प्रॉपर्ली यूज द लैंग्वेज, ये सब होता है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। सेकंड आता है मैथमेटिकल एंड लॉजिकल इंटेलिजेंस, जिसका अभी मैंने बताया जो ज्यादा अच्छे से मैथमेटिक्स को सॉल्व कर सकता है, लॉजिक यानी कि हर एक नंबर्स के पीछे का रिलेशन समझ सकता है या फिर किसी भी कारण को ढूंढ निकालता है, उसको हम कहते हैं मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस। दिस इंटेलिजेंस यूजेस नंबर्स, मैथ, लॉजिक टू फाइंड आउट एंड अंडरस्टैंड द वेरियस पैटर्न्स दैट ऑकर इन आवर लाइफ्स, यानी कि कोई भी चीज जो है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका लॉजिक, उसका पैटर्न समझना, ये मैथमेटिकल लॉजिकल इंटेलिजेंस होता है। जैसे कि थॉट पैटर्न क्या है, नंबर पैटर्न क्या है, विजुअल पैटर्न क्या है, कलर पैटर्न क्या है, इसको समझना होता है ये इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है विजुअल स्पैटियल इंटेलिजेंस। विजुअल क्या होता है, जो हम देखते हैं और करते हैं। जैसे कि आपको पता है जो आर्टिस्ट होते हैं, विजुअल आर्टिस्ट, वो किसी चीज को देखते देखते वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया विजुअल। और स्पैटियल मतलब जो कोई चीज है नहीं लेकिन वो सोच समझ के वो सोचते सोचते अपना एक ड्राइंग बना लेते हैं, उसको बोलते हैं स्पैटियल इंटेलिजेंस। We often say a picture is worth of 1,000 words and seeing is believing, जो देखते हैं उसको बिलीव करते हैं और एक पिक्चर 1,000 वर्ड से ज्यादा होता है, ये जो है ना इसी को कहते हैं विजुअल स्पैटियल इंटेलिजेंस। दिस इंटेलिजेंस रिप्रेजेंट द नोइंग दैट ऑकर्स थ्रू शेप, इमेज, पैटर्न, डिजाइन एंड टेक्सचर, यानी कि यहाँ पे जो इंटेलिजेंस रहेगा वो कैसे आएगा, कुछ इस शेप में आ सकता है, इमेज फॉर्म में आ सकता है, पैटर्न, डिजाइन, टेक्सचर में आ सकता है। ठीक है, जो कि एक्सटर्नल आईज से पता चलता है, आपको आंखों से देखना पड़ेगा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द इमेजेस वी आर एबल टू कंज्यूर इनसाइड आवर हेड, जो कि हम दिमागी स्तर में सोचते हैं कि अच्छा मैंने ये पिक्चर देखा था, इस पिक्चर का क्या मतलब है। ठीक है, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, जो हम करते करते सीखते हैं। बेसिकली प्लेयर्स जो होते हैं दे आर बॉडीली फिट एंड दे आर एक्टिव इन काइनेस्थेटिक्स। द वे ऑफ नोइंग हैपेंस थ्रू फिजिकल मूवमेंट, through the knowing of physical body. The body knows many things that are not necessarily known by conscious logical mind, such as how to ride a bike. देखिए बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आपके हाथ और पैर से होता है, मूवमेंट से होता है, ना कि दिमागी स्तर से। जैसे कि बाइक चलाना, किसी चीज को वेट लिफ्ट करना, ये सब होता है काइनेस्थेटिक और बॉडीली। ठीक है, जैसे कि आप क्रिकेट देखते हो तो कैसे कवर ड्राइव लगाना, स्ट्रेट ड्राइव लगाना, ठीक है, तो ये सारे चीजें जो है ना वो बॉडी करता है, ना कि दिमाग। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल मतलब होता है एक इंसान अपने अंदर ही अंदर जितने सारे क्वालिटीज है उसको समझना इंट्रापर्सनल होता है। यानी कि वो कैसे पढ़ाई करता है, वो कैसे बातें करता है, वो कैसे गाता है, कैसे वो खाता है, कैसे वो सोता है, ये सारी चीजें वो अपने अंदर अगर सोचता है, दैट इज इंट्रापर्सनल। एट द हार्ट ऑफ द इंटेलिजेंस आर आवर ह्यूमन सेल्फ रिफ्लेक्टिव एबिलिटीज बाय विच वी कैन स्टेप आउटसाइड ऑफ आवरसेल्व्स एंड थिंक अबाउट आवर ओन लाइफ्स। अपने बारे में सोचना, अपने आप को और भी बेहतर बनाना होता है इंट्रापर्सनल। मैं अपने बारे में सोचूंगा और कैसे अपने आप को बेहतर कर सकता हूं, ये सोचना होता है इंट्रापर्सनल स्किल। दिस इज द इंट्रोस्पेक्टिव इंटेलिजेंस, इंट्रोस्पेक्टिव अपने अंदर झांक के देखना। इट इन्वॉल्व्स आवर यूनिकली ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी टू वांट टू नो द मीनिंग, पर्पस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ थिंग्स। यानी कि यहां पे क्या होता है कि हम अपने अंदर जो प्रोपेंसिटी जो है, ह्यूमन प्रोपेंसिटी है टू वांट द नो मीनिंग द मीनिंग, यानी कि कोई भी चीज का मीनिंग ढूंढते हैं, क्या कारण है, क्या पर्पस है, उसका हमारे लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये जो जानने की कोशिश करते हो वो होता है इंट्रापर्सनल। अपने अंदर ही अंदर सोचते हो, अपने अंदर जो हुनर है उसको समझने की कोशिश करते हो, वो है इंटरपर्सनल। देन आता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब एक दूसरे के अंदर, आप में और आपके दोस्त में जो आप कोरिलेट करते हो या फिर कंपेयर करते हो, उसको हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। दिस इज द पर्सन टू पर्सन वे ऑफ नोइंग। पर्सन टू पर्सन, एक इंसान दूसरे इंसान को कैसे जानता है और दोनों कैसे रिलेटेड है। इट इज द नोइंग दैट हैपेंस व्हेन वी वर्क विथ एंड रिलेट टू द अदर पीपल, ऑफन एज अ पार्ट ऑफ टीम। This way of knowing also asks you to develop a whole range of social skills that are needed for effective person to person communicating and relating. इसका मतलब है एक दूसरे के साथ कैसे एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना, टीम वर्क कैसे करना, दूसरे के साथ कैसे रिलेट करना, दूसरे के साथ कैसे सोशली एडजस्ट करना, ये होता है इंटरपर्सनल स्किल। जैसे देखिए वो इंटेलिजेंस होता है ना कि आपके पास सब कुछ है, सभी प्रकार के इंटेलिजेंट है, यू आर वेरी मच टैलेंटेड, यू आर वेरी मच इंटेलिजेंट, बट आपको दूसरों के साथ बातें करना नहीं आता है, कैसे दूसरों के साथ एडजस्ट करना है वो नहीं आता है, तो फिर कोई फायदा है नहीं।
उसके बाद आता है म्यूजिकल और राइमिक इंटेलिजेंस, जिसको हम कहते हैं दिस इज नोइंग दैट हैपेंस थ्रू साउंड एंड वाइब्रेशन। जैसे कोई ड्रम चला रहा है, कोई पियानो चला रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई गा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, तो सभी का अपना अपना काम होता है एंड दे सेंस द वाइब्रेशन, दे सेंस द साउंड, साउंड के थ्रू, वाइब्रेशन के थ्रू वो उसको जान लेते हैं। इन द ओरिजिनल रिसर्च ऑन द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, दिस इंटेलिजेंस वाज कॉल्ड म्यूजिकल राइमिक इंटेलिजेंस। ठीक है, however it is not limited to music and rhyme, so I am calling it auditory vibrational। इसलिए इन्होंने कहा कि ऑडिटरी वाइब्रेशनल, ऑडिटरी ये जो सुनते हो, वाइब्रेट करते हो। जैसे आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मतलब म्यूजिकल फील्ड से हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक, बट ऑल्सो साउंड, साउंड के साथ जो डील करते हैं वो म्यूजिकल कहलाते हैं। जैसे कि आजकल डीजे चलाते हैं, जो उनको साउंड का नॉलेज होता है, इसलिए वो अच्छे से उसको कंट्रोल कर पाते हैं। देन नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जो लास्ट में है, नेचुरलिस्टिक का मतलब होता है इट इज अ फुल रेंज ऑफ नोइंग दैट ऑकर्स इन एंड थ्रू आवर एनकाउंटर्स विद द नेचुरल वर्ल्ड, इंक्लूडिंग रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। कैसे हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को समझ सकते हैं, उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं और इसको अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, वो होता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इट इन्वॉल्व्स कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज, क्लासिफाई वेरियस फ्लोरा एंड फौना। कैसे पेड़ पौधे जानवर इन सभी को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनका सुरक्षित जो है कैसे उनको सुरक्षा दे सकते हैं, ये होता है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस पढ़ तो लिया हमने थ्योरी, अब मेजर कैसे करेंगे। देखिए हमने पूरा का पूरा इंटेलिजेंस जो थ्योरीज जितने सारे थे उनको सभी को हमने इंक्लूड कर दिया एक ही क्लास में। देखिए इतना सारा चीज आपको एक ही वीडियो में मिल रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जो भी दिसंबर के बाद भी आप प्रिपेयर करोगे नेट के बारे में, सीपेट के बारे में, सीटेट के बारे में, या फिर एसएसबी बहुत सारे रिक्रूट कर रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर कोई भी पीएचडी एंट्रांस, एमफिल एंट्रांस, कोई भी चीज आप प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि एक ही वीडियो में आपको इंटेलिजेंस समझ में आ जाए। और उसके बाद और भी है मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को कैसे मेजर किया जा सकता है। ठीक है, देखिए पहला बात तो यह है कि इंटेलिजेंस टेस्ट को हमने डिवाइड ये कर दिया कि उनके आधार पर, यानी इंटेलिजेंस टेस्ट जो होते हैं, एक तो इंडिविजुअल टेस्ट हमने किया, एक है ग्रुप टेस्ट जो सिंगल इंडिविजुअल के साथ किया जाता है और ग्रुप में होता है। अब ये भी दो प्रकार के हो गए, जैसे कि वर्बल टेस्ट यानी वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट, और एक है नॉन वर्बल इंडिविजुअल टेस्ट। ठीक है, तो वर्बल पता है कि वो मतलब वर्ड्स लिखे गए होंगे या तो पूछे जाएंगे, नॉन वर्बल में सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स, इमेजेस, डायग्राम्स होंगे। ठीक है, वैसे ग्रुप में भी वर्बल एंड नॉन वर्बल होता है। उसके आधार पर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किसने किया था? बिने साइमन स्केल डेवलप हुआ था। बिने कौन है? अल्फ्रेड बिनेट, एंड अल्फ्रेड बिने इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग। इसको याद रखेंगे, अल्फ्रेड बिने इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग। ठीक है, थियोडोर साइमन के साथ मिल करके इन्होंने 1905 में जो टेस्ट डेवलप किया था इसको हम कहते हैं बिने साइमन स्केल। ठीक है, इसलिए ये फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट है दुनिया का। In 1904, French government appointed Alfred Binet to develop a measure to identify children with notably below average intelligence for their age, so that special education can be given to them. 1904 में फ्रेंच सरकार ने अल्फ्रेड बिने को एक जिम्मा दिया कि आप एक काम करो, सभी बच्चों को आप टेस्ट करो, इंटेलिजेंस टेस्ट करो और बताओ मुझे कि कौन है ऐसे, कितने सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बिलो एवरेज इंटेलिजेंट के हैं, बहुत ही कम इंटेलिजेंस उनके पास है, सो दैट हम उन्हें स्पेशल शिक्षा दे सकें और उनके इंटेलिजेंस को डेवलप करा सकते हैं। तो उन्होंने इसी चीज को अंजाम देने के लिए थियोडोर साइमन के साथ मिलकर के फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया, जो कि बिने साइमन स्केल टेस्ट से बहुत नामित होता है। This scale consists of 30 problems measuring a variety of function such as judgment, comprehension, reasoning, ऐसे बहुत सारे हैं। यानी कि इस स्केल में 30 प्रकार के क्वेश्चंस या फिर 30 प्रकार के वैरायटी देखने को मिलेगा, जैसे कि जजमेंटल स्किल देखने को मिलेगा, कॉम्प्रिहेंशन स्किल देखने को मिलेगा, रीजनिंग देखने को मिलेगा। तो इन सारी चीजों से बिने और साइमन कोशिश करते हैं कि कैसे बच्चे को एवरेज इंटेलिजेंट कौन है और एवरेज कौन नहीं है वो निकालना। ठीक है, बिने बिलीव दैट these functions are essential components of intelligence. The items were arranged according to order of difficulty. पहले easy items, धीरे धीरे difficult item इन्होंने जोड़ दिया। In 1911, Binet-Simon scale was revised for the third time. 1911 में इसको रिवाइज किया गया थर्ड टाइम के लिए, बहुत सारे आइटम्स ऐड किए गए, more items were added to extend the scale
अप टू द एज ग्रुप ऑफ 16 ईयर्स, 16 साल की उम्र तक इसको और भी बढ़ा दिया गया। द अमेरिकन वर्जन ऑफ बिने साइमन टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय टर्मन एंड मरिल at Stanford University in 1916, that's why it's called as Stanford Binet Intelligence Scale। ये टर्मन और मरिल ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1916 में इसको रिवाइज करके बनाया, इसलिए इसको स्टैनफोर्ड में बना गया, इसलिए स्टैनफोर्ड का नाम लिया गया, और बिने ने बनाया था इसलिए बिने का नाम लिया गया, स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट और स्केल विच वाज डेवलप्ड इन 1916। ओके, नाउ हम देखेंगे कितने सारे इंटेलिजेंस टेस्ट हैं और कौन सा वर्बल है कौन सा नॉन वर्बल है। एग्जाम में पूछा जाएगा, से फॉर एग्जांपल गॉडर्ड टेस्ट किस प्रकार का इंटेलिजेंस टेस्ट है, वर्बल इंडिविजुअल है कि किस प्रकार का पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है कि कौन सा इंटेलिजेंस टेस्ट कैसा है। तो वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि ये वर्बल होगा, यहाँ पे वर्ड्स लिखे जाएंगे, और इंडिविजुअल सिर्फ एक इंसान पे होगा, जैसे कि बिने साइमन टेस्ट 1905 का, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट 1916 का, गॉडर्ड टेस्ट 1910 का। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जो कि आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है नॉन वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। इंडिविजुअल सिंगल इंडिविजुअल पे होगा, लेकिन ये नॉन वर्बल है, यहाँ पे कोई लिखा चीज नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे पिक्चर्स इमेजेस ऐसे होंगे। पिंटर पाटरसन टेस्ट 1917 में है नॉन वर्बल, मरिल पामर टेस्ट 1948, सीएम भाटिया बैटरी टेस्ट 1955, ये है नॉन वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। उसके बाद है वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, वर्बल होगा लेकिन ये ग्रुप पे किया जाएगा, सिंगल इंडिविजुअल पे नहीं होगा। आर्मी अल्फा टेस्ट जो कि वर्ल्ड वॉर के दौरान हुआ था 1917 को, उसके बाद भी हुआ था, और एक आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट वो भी इसी के दौरान हुआ है, स्पेसिफिकली डेट नहीं मेंशन किया गया। टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी जो कि 1920 में किया गया, ये वर्बल है और ग्रुप में किया जाता है। लास्ट आता है नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, नॉन वर्बल होगा और ये ग्रुप में किया जाएगा। आर्मी बेटा टेस्ट 1917, कैटल कल्चर फ्री टेस्ट 1920, शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट 1936, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट जो कि 1938 में दिया गया था। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद आते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट कैसे किया जाता है, आईक्यू से किया जाता है, यानी इंटेलिजेंट कोशेंट। अब देखेंगे, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग किसको कहा जाता है, अल्फ्रेड बिने को कहा जाता है। 1905 में इन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किया था। तो इंटेलिजेंस कोशेंट क्या है उसको जानने से पहले हम जानते हैं व्हाट इज मेंटल एज। मेंटल एज मतलब कि एक इंसान अपने उम्र चाहे कितना भी हो, लेकिन उसका दिमागी उम्र कितना है, मतलब कितना वो सोच सकता है, उसका मेंटल एज, मेंटली वो किस स्तर तक वो सोच सकता है, दैट इज कॉल्ड मेंटल एज। यानी कि दिमागी स्तर में उसका उम्र क्या है, दिमागी उम्र क्या है, कितना ज्यादा वो सोच सकता है, दैट इज कॉल्ड मेंटल एज। और इस मेंटल एज कॉन्सेप्ट को किसने दिया है, अल्फ्रेड बिने ने दिया है 1908 में। अल्फ्रेड बिने ने 1908 में मेंटल एज का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। ठीक, द टर्म इंटेलिजेंट कोशेंट, ये जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट है या फिर ये जो टर्म है, टर्म यानी जो आईक्यू का कॉन्सेप्ट या टर्म किसने दिया है, विलियम स्टर्न ने दिया है 1912 को। ठीक है, विलियम स्टर्न। उसके बाद इसका जो फॉर्मूला है, आईक्यू का फॉर्मूला है, ये किसने दिया है, लुइस स्टर्मन ने दिया है। और फॉर्मूला क्या है, आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई इनटू 100। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला दिया है लुइस स्टर्मन ने, आई क्यू इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई इनटू 100। एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, अ 20-year बॉय कैन सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ 25 एज। 20 साल का लड़का है, लेकिन 25 साल का भी एक स्टूडेंट जो करता है क्वेश्चन सॉल्व मैथमेटिक्स का, वो कर सकता है। 20 साल का है लेकिन 25 साल का काम कर सकता है। तो उसका आईक्यू लेवल आपको डिसाइड करना है, कैसे निकालेंगे, MA अपॉन CA इंटू 100। 25 उसका मेंटल एज है, 20 साल उसका क्रोनोलॉजिकल एज है। क्रोनोलॉजिकल मतलब जिस एज में वो एक्चुअली है, क्रोनोलॉजिकल 25 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 यानी 125। ठीक है, 125 आता है आपका आंसर। यानी कि अब 125 जो है, ये 125 इंटेलिजेंस को हम क्या बोलते हैं, ये आईक्यू टेबल पे आपको मिल जाएगा। देखिए किस स्तर को हम क्या बोलेंगे, उसका भी टेबल है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकता है ये सवाल। ठीक है, तो देखते हैं, नीचे से देखते हैं, बिलो 25 अगर किसी का आईक्यू है तो इसको हम इडियट प्रोफाउंड कहते हैं। सबसे नीचा वाला होता है बिलो 25, क्योंकि आईक्यू जो होता है इंटेलिजेंस कैन नॉट बी 0। 25 to 34 को हम बोलते हैं सीवियर, यानी कि सीवियर उसको प्रॉब्लम है, मेंटल इशू है। 35 to 49 जो है वो मॉडरेट, उनको डिफिकल्टी है। 50 to 69 जो है वो माइल्ड डिफिकल्टी में है। ठीक है, 70 to 79 बॉर्डर लाइन पे है। 80 to 89 बिलो एवरेज इंटेलिजेंट है।
90 to 109 जो है वो एवरेज इंटेलिजेंस होते हैं, 110 to 119 है जो अबव एवरेज इंटेलिजेंट है, 120 to 129 इंटेलिजेंस जो है वो सुपीरियर है, उसके बाद 130 से 139 जो है वो वेरी सुपीरियर है इंटेलिजेंस में, और 140 अबव अगर चला जाता है तो वो जीनियस होता है, गिफ्टेड होता है, जैसे आइंस्टाइन। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। हमने सभी जो चीजें यहाँ पे डिस्कस किया है, अगर वीडियो सही लगे तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन कर जाइए। अब देखते हैं एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग? इंटेलिजेंस टेस्टिंग के फादर कौन है? सर फ्रैंकिस गैल्टन, थियोडोर साइमन, अल्फ्रेड बिने, होवर्ड गार्डनर। कौन है बताइएगा, पॉज करके आंसर जरूर हमें बताइए। खुशी मतलब ये चीज का मिलता है कि मैंने देखा प्रीवियस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट रेस्पॉन्ड कर रहे हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी विद दिस। चलिए आंसर देखते हैं इसका आंसर है अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने इज द फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट 1905 को इन्होंने थियोडोर साइमन के साथ मिल करके ये किया था। इन SOI मॉडल, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? कितने एलिमेंट्स है? 120, 150, 160, 180। अपडेटेड वाला मुझे बताना है। ठीक है, पॉज करिए और आंसर कीजिए। इसका आंसर है 180। अगर पूछा जाए कैसे, 5 मल्टीप्लाई इंटू 6 मल्टीप्लाई इंटू 6, 566। ठीक है, 566 इज इक्वल टू 180। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मी बेटा टेस्ट इज आर्मी बेटा टेस्ट किस प्रकार का टेस्ट है? ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, इंडिविजुअल वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, इंडिविजुअल नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट? बताइएगा, पॉज करके आंसर जरूर बताइए। इसका आंसर है ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस है, जो कि वर्ल्ड वॉर के दौरान मतलब अल्फा टेस्ट, बेटा टेस्ट ये सब किया गया था। हु डेवलप द फॉर्मूला ऑफ इंटेलिजेंस कोशेंट? इंटेलिजेंस कोशेंट का फॉर्मूला किसने दिया था? क्वेश्चन पढ़िएगा अच्छे से, फॉर्मूला पूछ रहा है। बहुत बारी समझते हैं कि आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया था और वो आंसर करके चले आते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने, लुईस टर्मन, विलियम स्टर्न, थियोडोर साइमन। पॉज करके आंसर कीजिए। इसका आंसर होगा लुईस टर्मन। आईक्यू का कॉन्सेप्ट फॉर्मूला इसने दिया था, लेकिन विलियम स्टर्न ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, याद रखेंगे कौन किसका चीज दे रहा है। और पूछा जाए अगर मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, वो है अल्फ्रेड बिने ने दिया था। ठीक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, which of the following is not a part of multiple intelligence theory by Gardner? गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में से कौन सा एक हिस्सा नहीं है? स्पेशल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस? पॉज करके आंसर बताइए। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। ऐसा कोई इंटेलिजेंस है ही नहीं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस करके। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई मीन यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है, तो नेक्स्ट टेक आज का क्या है देखिए। मिरेकल वॉन्ट हैपन अंटिल यू डू समथिंग मिरेकलस। मिरेकल कभी ऐसा नहीं होता है, कुछ ना करके मिरेकल नहीं होता है। अगर आप कुछ मिरेकलस करोगे तभी आपकी जिंदगी में मिरेकल होगा, चमत्कार होगा। फ्रॉम एडुचैट्स। चलिए, thank you for watching, subscribe the channel and like the session if this class seems helpful to you. Thank you again.